हेलो व्यूअर्स, स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज से हम लोग पढ़ने पा रहे हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आज, द एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। तो जैसा कि आप लोग इस चैप्टर, ये क्लास 11 का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसा कि इसमें नाम लिखा है कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, के एक ऐसा एम्पायर था जिसका साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट तक में फैला हुआ था। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है और हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो द रोमन एम्पायर कवर्ड अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी दैट इंक्लूड मोस्ट ऑफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो बेसिकली हम लोग को पता था, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे रोमन एम्पायर के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे कैसे इसका जो वर्चस्व था पूरे यूरोप के ऊपर था, पूरे एशिया के ऊपर था, और काफी हिस्से तक अफ्रीका अफ्रीका ये 3 कंटिनेंट के अंदर फैला हुआ था बेसिकली, जो हमारा रोमन एम्पायर था। तो आज हम लोग इसी रोमन एम्पायर को अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे इसका सीन रहा और कैसे कैसी चीजें उस समय पे रिवॉल्व कर रही हैं। तो व्यूअर्स, तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर दो जो एम्पायर थे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे। पहले थे रोमन्स और दूसरे थे ईरानियंस। तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पर ये जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे रोम से रिलेटेड, पर ईरान के बारे में थोड़ा बहुत रेफरेंस मिलता रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलो अपनी स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी आगे का जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टू पावरफुल एम्पायर रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द यूरोप। तो दो ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने क्या किया था, पूरे यूरोप के ऊपर राज किया था। नॉर्थ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में राज किया था बहुत अच्छी तरीके से, मतलब फुल पूरा कंट्रोल इन्हीं दो साम्राज्यों का था। और इनका टाइम पीरियड कितना था, जब हमारे जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से लेके अपनी 630 सेंचुरी तक इन इन दोनों साम्राज्यों ने बहुत अच्छी तरीके से वहां पे इन लैंड एरिया के अंदर राज किया था। और क्या क्या सीन था, द रोमन्स एंड इरानियन वर राइवल एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर। तो बेसिकली ये लोग क्या थे कि आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहते थे, ये आपस में ही लड़ते रहे पूरे इतिहास के अंदर। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, सेपरेट ओनली बाय द नैरो स्ट्राइप्स ऑफ लैंड दैट रैन अलोंग द रिवर यूक्रेट्स। तो इनको एक नैरो लैंड डिवाइड करती थी, और क्या उसके बीच में क्या बहती थी, यूक्रेट नाम की नदी बहती थी, और यही इन दोनों को डिवाइड करती थी। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, और कैसे कैसे इनके बीच में राइवल्स वगैरह रही, और इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसी इनकी हिस्ट्री थी। तो अब हम लोग समझते हैं इनकी ज्योग्राफी वगैरह कैसी की थी, कहाँ पे ये थे, और कहाँ पे इनका लैंड एरिया था, कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य था, उसके बारे में समझते हैं इनके उस समय की जो ज्योग्राफी थी। तो ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा डिटेल में। द सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन एंड इट वाज द हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर। तो अभी जो मेडिटेरियन सी था वो क्या था, रोमन एम्पायर का हार्ट था। और अगर इसकी नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो नॉर्थ में इसकी बाउंड्रीज जुड़ती थी दो बहुत बड़ी बड़ी नदी से, जिनका नाम क्या था, श्राइन और डेनुबी। और अगर हम इसके साउथ में देखते तो साउथ में एक बहुत बड़ा डिजर्ट था जिसे हम लोग आज भी जानते हैं सारा डिजर्ट के नाम पे। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में यूफ्रेट्स नदी बहती थी, और वेस्ट में था अटलांटिक ओशियन। तो हमने इसकी कुछ ज्योग्राफी पढ़ ली रोमन एम्पायर की, कैसे कैसे वहां पे सीन चल रहा था। और हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी टेरिटरी थी, अब उसके बारे में देखेंगे। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर। ईरान कंट्रोल द होल एरिया ऑफ साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन। तो जो रोमन एम्पायर था उसका जो साम्राज्य था बहुत बड़ा बड़ा था, पर कुछ ईरान कंट्रोल करता था पूरे साउथ के कैस्पियन सी के और ईस्टर्न अरेबिया के कई पार्ट्स को जो ईरान के लोग थे वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, और काफी सारा पार्ट्स अफगानिस्तान का। तो अब ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर चल रहा था। और अब हम लोग बात करेंगे इनके सोर्सेस के बारे में कि बेसिकली अब हमें पता कैसे चला इन लोगों के बारे में, कि अब हमें अब 600 साल पहले, आज से करीब 1400 साल पहले की बात चल रही है। तो अब 14 साल तक कोई जिंदा तो रहा नहीं, तो हमें इनके बारे में पता कैसे चला, उसको हम लोगों ने मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले मिलते हैं हमें टैक्स मतलब पत्र, उस समय की जो
लेटर वगैरह मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, उसके बारे में मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेल्स मतलब क्या होता है, जैसे कुछ खंडर वगैरह होते हैं उनके, जैसे मान चलो कि अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर मेरा घर थोड़ा मेरे घर में कोई रहे ना और मैं मर जाऊँ जैसे भी करके, और यहाँ आस-पास भी कोई ना रहे, तो मेरा घर खंडर हो जाएगा धीमे-धीमे। और 50 सालों या 1000 सालों बाद कोई इंसान या दूसरा कोई जीव आए यहाँ पे, तो देखेगा मेरे अवशेष यहाँ पड़ रहे हैं, तो वो सोचेगा कि यहाँ पे कोई टीचर थे, वो पढ़ाते रहते थे अपने लैपटॉप पे, तो लैपटॉप मिल जाएगा उन्हें। तो ये क्या होते हैं, मटेरियल रिमेनिंग्स होते हैं कि जो मतलब बाद में बच जाता है, उससे अंदाजा लगाया जाता है हिस्ट्री में। और हम लोग देखते हैं और क्या क्या सीन था वहाँ पे। टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ द पीरियड रिटन बाय द कंटेम्पररी, these were usually called annals because the narrative was constructed on the year by basis। तो एनल्स क्या होते थे, कहानियां टाइप में होती थी, ये एनुअल बेसिस पे लिखा जाता था हमें। और हमें टेक्सुअल में क्या, टेक्सुअल लेटर्स वगैरह क्या मिले हैं, हमें कुछ लेटर्स मिले हैं, कुछ लोगों की स्पीचेस मिली हैं, सरमेंस मिले हैं, लॉस के क्या क्या कानून बनाते थे, और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं टेक्सुअल की फॉर्म में। और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या हैं उस समय के, हम लोग वो देखते हैं। और उस समय पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, पेपरीज। पेपरीज की बात करें तो ये लिखने के लिए एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हमें क्या होता है, एक पेड़, एक प्रकार का पेड़ होता है जिसमें जो उस समय के रोमन एम्पायर के लोग थे वो लिखते थे ज़्यादा। जैसे यहाँ पे इंडिया की बात की है तो जैसे ताड़पत्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सारा सीन चल रहा था। Inscriptions were usually cut on stones, and so a large survive in both Greek and Latin। तो बेसिकली बात की जाए इंस्क्रिप्शन की, तो आप लोगों ने अशोक के स्मारकों के बारे में पढ़ता सुना होगा कि अशोक ने बड़े बड़े शिलाखंडों में अपने साम्राज्य से बातें करने के लिए काफ़ी सारे शिलाखंड बनवाए थे। या बात करें कि एक तरीके से मान लें कि एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसमें हमें जो बात लिखनी है लिख देते थे। तो अब पत्थर को कौन तोड़ता था, वो तो रखा ही रहेगा हज़ारों सालों तक। तो इसी डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में ये सारी चीज़ें रह गई थी। और क्या क्या सीन था हम लोग वो देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि पेपरायस होते क्या थे बेसिकली। पेपरा बेसिकली अगर सीधी-सीधी बात करें तो पेपरा एक वहाँ पे एक पेड़ होते थे जो उन्हीं पे नाइल नदी के किनारे मिलते थे। उन्हीं को हम लोग जैसे ताड़पत्र होते हैं वैसे ही होते थे। तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द पेपरायस वर अ रीड लाइक प्लांट दैट ग्रो अलोंग द बैंक ऑफ नील। मैंने बताया कि इजिप्ट के अंदर नील नदी के किनारे ये जो पेपरायस थे वो उगते थे, इनके पेड़। And was processed to produce a written material very widely used in everyday life। तो बेसिकली ये इनको और फर्निश करके क्या किया जाता था, इनको यूज किया जाता था डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लिखने में। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री सर्वाइव ऑन पेपरायस। तो बेसिकली बहुत सारे अकाउंट्स मिले हमें, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, बहुत सारे लेटर्स मिले हज़ारों की तादाद में, और पेपरायस की फॉर्म में मिले हमें। और जो लोग इसको जो भी इन पेपरायस को पढ़ते थे उन्हें पेपरोलॉजिस्ट कहा जाता था। और अब हम लोग तीसरे सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल रिमेन्स हमें क्या मिले हैं, मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग वाइड arrangement of the items that mainly as archaeologists discovered, for example through exhibition and the field surveys। तो हमें क्या क्या मिले हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं, मोनूमेंट्स मिले हैं, और बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे कि पॉटरी मतलब के घड़े वगैरह कैसे मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं हमें पे, मोज़ेक्स मिले हैं, इवन एंटायर लैंडस्केप फॉर द एग्जांपल थ्रू यूज द एरियल फोटोग्राफी। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या सीन था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अर्ली एम्पायर्स के बारे में। तो बेसिकली अर्ली एम्पायर्स को अगर हम लोग जब हम लोग अर्ली एम्पायर की बात करेंगे, तो अब बेसिकली हम लोग जब अर्ली एम्पायर की बात करेंगे तो हम टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक लेट एम्पायर की बात करेंगे, एक अर्ली एम्पायर की बात करेंगे। तो हमें इसमें एक याद रखना है कि पॉइंट कि हम इसको जब हम लोग 3rd सेंचुरी को मिडल टर्म मान लेंगे। मतलब 3rd सेंचुरी की जितनी भी चीज़ें 3rd सेंचुरी से पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो होंगी अर्ली एम्पायर के बारे में, और जो 3rd सेंचुरी के बाद होगी वो होंगे लेटर एम्पायर के बारे में, लेट एम्पायर के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं अपने अर्ली एम्पायर के बारे में। द रोमन एम्पायर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। वही है कि मैंने बताया कि 3rd सेंचुरी से पहले अर्ली वाला और बाद में लेटर वाला है। और पढ़ते हैं क्या है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स and their respective empires was that the Roman Empire was culturally much diverse than the Iran,
the Parthians and later Sasanians, the dynasties that ruled Iran in this period, ruled over population that was largely Iranian. तो बेसिकली इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे रोमन एम्पायर थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी, मतलब डाइवर्स थी। वास्ट तो थी और डाइवर्स भी थी। डाइवर्स का मतलब क्या है, भिन्नता बहुत ज़्यादा थी इनके समाज के अंदर। अलग अलग भाषाएं बोलते थे लोग और बहुत सारी वैरायटी थी इनके कंट्री या एम्पायर के अंदर। अगर हम लोग बात करें ईरान की, तो ईरान में बेसिकली ऐसा नहीं था। ईरान में जो उनके समय पे दो एम्पायर्स ने राज किया ईरान के अंदर, पार्थियंस ने और ससेनियंस ने राज किया, डायनेस्टी दो राजवंशों ने राज किया। तो वहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो क्या थी, ईरानियन थी। तो यहाँ डाइवर्सिटी थोड़ी कम देखने को मिलती थी हमें यहाँ पे ईरान में। अगर हम लोग बात करें रोमन की, तो रोमन में ऐसा नहीं था, रोमन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। और देखते हैं और आगे क्या क्या सीन है। द रोमन एम्पायर बाई कंट्रास्ट आर मोजाइक टेरिटरीज एंड कल्चरली दैट वर चीफली बाउंडेड टुगेदर बाई कॉमन सिस्टम of government. Many languages were spoken in the empire, but for the purposes of administration, Latin and Greek were the most widely used, indeed the only languages. तो बेसिकली बात की जाए तो जैसे हम लोग पता होगा कि अगर हम लोग घर में चाहे जैसे ही बोल लें या फिर कुछ भी कर लें, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर जो हमारी स्टेट लैंग्वेज होती है वो तो हमारी ऑफिशियल फिक्स लैंग्वेज होती है, या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर अगर इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो अब हम लोग बेसिकली जो काम काज के तौर पर इंग्लिश या हिंदी को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोर्ट में जाएं, कोर्ट में उर्दू में कोर्ट एफआईआर अपील कर दें या फिर दूसरी लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो नॉर्मली जो ज़्यादातर देखा जाता है यूजेस, वो हिंदी इंग्लिश लिखा जाता है। तो वैसे ही वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, पर जो ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन पे काम की जाती थी वो लैटिन और ग्रीक से ही काम किया जाता था वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखते थे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी, पर जो इनका जो राजा होता था वो एक ही राजा होता था जो पूरे सबके ऊपर रूल करता था, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि डाइवर्सिटी थी पर रूल एक ही राजा करता था। The upper classes of and East spoke and wrote in Greek. तो जो अपर क्लास थे ईस्ट के और वो लिखते और बोलते थे कि इसमें ग्रीक में लिखते थे। Those of the west in Latin. अब जो लैटिन जो वेस्ट साइड पे रहते थे वो लैटिन लिखते थे। All those who lived in the empire were subject of a single ruler, emperor, regardless of where they lived and what the language speak. तो हमें नहीं मतलब था कि लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, पर जो उनका जो किंग होता था वो सिंगल ही रहता था। मतलब कि चाहे जो भी कर लो कि हिंदू रहें देश में, मुस्लिम रहें, और उनका प्रेसिडेंट एक ही रहेगा। द regime established by Augustus the first empire in 27 BCE is called the Principate. तो अब बेसिकली अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कि उस समय पे कौन कौन से राजा आए और कैसे कैसे उन्होंने राजा किया। तो अब हम लोग पर्टिकुलर राजा के ऊपर जाएंगे और उनके समय कार्यकाल को समझेंगे और उनके जो टाइम ड्यूरेशन रहा उनके समय पे कैसे कैसे सीन रहा, हम लोग उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे अगस्टस थे वो क्या थे, पहले एम्परर थे यहाँ के, और ये कब बने थे 27 में बीसी में, मतलब एडी की बात चल रही है। तो और इनके जो जब अगस्टस राज कर रहे थे तो अगस्टस राज करते थे, इस समय को क्या कहा गया है, इस समय को प्रिंसिपेट कहा गया है। और हम लोग बात करेंगे अब हम लोग इसमें जो उस समय की रोमन एम्पायर की जो सोसाइटी थी उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, कि एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, किसके पास क्या क्या पावर थी। तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किंग्स के बारे में, जैसे कि हम अभी पढ़ लिया था अगस्टस के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेनेट के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्मीज के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं Augustus was a sole ruler of the only real source of authority. The fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen. Princeps in Latin, not absolute ruler. तो बेसिकली अब क्या करा जाता था, यहाँ पे जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे लोगों के दिमाग में ये बातें डाली जाती थी कि जो हमारा राजा है वही पावरफुल नहीं है पूरी कंट्री के अंदर, वो एक लीडिंग सिटीजन है। तो ऐसा क्यों होता था, जो अब हम पता चलेगा कि जो वहाँ की सेनेट थी, वो सेनेट कौन होते थे, वहाँ के सबसे पावरफुल लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था। अब वहाँ के जो सेनेट थे वो भी बहुत सारा पावरफुल थे, वो नहीं चाहते थे कि सारी पावर राजा के पास इस्टेब्लिश हो जाए। तो अब वो वहाँ के लोगों के दिमाग में डाला जाता था कि जो राजा है वही एब्सोल्यूट रूलर नहीं है केवल हमारे साम्राज्य के अंदर, वो केवल लीडिंग सिटीजन, उनको कुछ पावर दे दी हम लोगों ने जैसे तैसे करके। और हम लोग पढ़ेंगे
दिस वाज डन बाय द रिस्पेक्ट फॉर द सेनेट। ये करवाया जाता था सेनेट की रिस्पेक्ट के लिए। द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर। तो राजा से पहले जो बॉडी को मतलब पूरे रोम को कंट्रोल करती थी सेनेट। इन द डेज व्हेन वाज रिपब्लिक, जब रोमन एम्पायर रिपब्लिक था, तो वो ये जो सेनेट क्लास थी वो वहीं पर रूल करती थी राजा से पहले। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। द सेनेट हैज एग्जिस्ट इन रोम फॉर सेंचुरीज। तो जो सेनेट थी वो यहाँ पे सदियों से हमेशा से ही यहाँ पे थी। और जो किंग वगैरह का सिस्टम था ये बाद में स्टेब्लिश हुआ था। एंड हैड बीन रिमेन्ड बॉडी रिप्रेजेंट द एरिस्टोक्रेसी। तो अब ये अभी उस समय भी एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती थी। दैट इज द वेल्थिएस्ट फैमिलीज ऑफ द रोमन एम्पायर। लेटर इटालियन डिसेंट्स मेनली लैंड ओनर्स। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्टोरियंस दैट सर्वाइव इन ग्रीक लैटिन वर रिटन बाय द पीपल फ्रॉम द सेनेटोरियल बैकग्राउंड। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि अगर हमारी जो हिस्ट्री सोर्सेज हैं और जो उस समय की टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है, तो वो किसके थ्रू पता चलता है? वो सेनेट के थ्रू ही पता चलता है। और हमें पता चला था कि जो सेनेट क्लास थी, जो वहाँ पे हजारों मतलब काफी समय से रह रहे थे वहाँ पे, जो राजा वगैरह थे उससे पहले भी रहते थे। और ये वहाँ के सबसे अमीर घराने के लोग हुआ करते थे, जिनके पास अंधाधुंध पैसा था उस समय पे, और जो बहुत सारी पावर भी एक्यूमुलेट करते थे ये लोग। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट द एम्परर वाज जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड हिम। तो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें एक दिक्कत थी कि जो भी राजा इनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करता था, वो उनके बारे में ये लोग अच्छा लिख देते थे। और जो राजा इनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता था, उनके बारे में ये लोग खराब लिख देते थे। अब वही यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट एम्परर वाज जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड द सेनेट। जैसा राजा उनके साथ बिहेव करेगा वो उनके बारे में वैसे ही लिख देंगे। जो राजा उनके साथ अच्छा बिहेव करेगा वो अच्छा लिख देंगे। जो राजा उनके साथ गलत बिहेव करेगा उसके बारे में बुरा लिख देंगे, चाहे वो दूसरों के लिए चाहे इतना अच्छा हो, बस उनके लिए अच्छा होना चाहिए था केवल। ये कहने का मतलब ये था। द worst emperor was those who were hostile to the senatorial class, behaving the suspicious of brutality and violence। तो वही है कि जो उनके खिलाफ बोलता था सेनेट के खिलाफ जो राजा, तो उसको बहुत ज्यादा ब्रुटलिटी के साथ दिखाते थे, वायलेंस के साथ दिखाते थे। और क्या क्या सीन था वहाँ पे? नेक्स्ट टू द एम्परर द सेनेट द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इम्पीरियल रूल वाज द आर्मी। तो जो किंग्स थे और एम्परर और सेनेट के बाद जो तीसरी चीज बचती थी, जो मतलब मेन पावर थी, वो क्या थी? आर्मी। अब हमें पता है कि बिना सेना के अगर हम लोग किसी भी कंट्री को गवर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान मूल रूप से ही थोड़ा खराब होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है। इसीलिए जो आर्मी का कॉन्सेप्ट है वो हजारों सालों से चलता आ रहा है, और उस समय भी था। अनलाइक द आर्मी ऑफ द राइवल इन द पर्शियन एम्पायर वाज अ कॉन्स्ट्रिक्टेड आर्मी। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि जो ईरान की आर्मी थी वो कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। हम लोग समझते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन क्या होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन वो होता है कि कोई आर्मी को, मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आर्मी को लोगों को मेरी बॉडी देखी उन्होंने, मुझे अच्छी लगी तो वो उठाएंगे और जबरदस्ती भर्ती लेंगे, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। तो वो होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड आर्मी। लोगों को जबरन भर्ती करवा लेना। और जो रोमन अगर एम्पायर की बात करें, तो रोमन में प्रोफेशनल्स भर्ती होते थे, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें जो आर्मी के सोल्जर्स होते थे उन्हें पैसा देना पड़ता था, और कम से कम 25 साल की सर्विस देनी पड़ती थी। मतलब जो रोमन के जो सोल्जर्स थे उन्हें पैसे वगैरह सब मिलता था वहाँ पे। इंडीड द एग्जिस्टेंस ऑफ द पेड आर्मी वाज डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये एक अलग फीचर था कि जो उनकी आर्मी थी उन्हें पैसे दिए जाते थे रोमन एम्पायर का। द आर्मी वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन एम्पायर। तो ये सिंगल एक कंसोलिडेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पूरे रोमन एम्पायर में मतलब गवर्न करती थी, और इनकी कम से कम 6 लाख के करीब आर्मी पहुंच गई थी 4th सेंचुरी में। एंड इट certainly had a power to determine the fate emperor. The soldiers would constantly aggregate for the better wages and services। और क्या होता था कि जो यहाँ के आर्मी सोल्जर्स वगैरह थे वो हमेशा धरने पर उतर जाते थे अपनी राजा से उनकी सैलरीज वगैरह को बढ़ाने के लिए। और क्या क्या सीन था वहाँ का? अगेन अवर पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड ऑन द लार्जली ऑन द वे द पोर्ट्रेट हिस्टोरियन एंड विद द senatorial sympathies. The Senate hated the and feared the army because it was the source of often unpredictable violence। तो बेसिकली जो अब हमें पता था कि जो आर्मीज के बारे में अब वो कौन लिखेगा, हमें पता था कि लिखने वाली क्लास सेनेट ही थी। अब जो आर्मी अब अगर सेनेट के साथ अच्छा बिहेव करेगी तो उनके बारे में अच्छा लिख देंगे, और जो वही है सिस्टम आ जाएगा। जो गंदा बिहेव करेगा उसके साथ
बुरा-बुरा लिख देंगे। पर बेसिकली देखा जाए तो जो सेनेट क्लास थी वो आर्मी के लोगों से डरती ही थी हमेशा, क्योंकि उनका जो नेचर था वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमें पता है कि जो आर्मी के सोल्जर्स वगैरह होते हैं बहुत गुस्सैल होते हैं, तो अब वो डरते थे इन लोगों से बेसिकली कहा जाए तो, सीधी-सीधी बात यही है। To sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the three main प्लेयर्स। तो बेसिकली अब जो मेन पावर थी इन तीन लोगों के पास थी, जो एम्परर थे और जो कि हमने देखा था कि कैसे सेनेट क्लास थी और तीसरी क्या थी, आर्मी थी। इन्हीं यही तीन पावर थे, इनके पास पूरी पूरी पॉलिटिकल पावर थी। द सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्परर डिपेंड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ आर्मी। अब कोई भी राजा तब तक राजा नहीं बन सकता जिसकी आर्मी ताकतवर ना हो, और जो आर्मी तब तक ताकतवर नहीं हो सकती जब तक उसका सेनापति ताकतवर ना हो। तो ये चीजें इंटरडिपेंडेंट होती हैं कि कोई राजा अगर कोई आर्मी को ताकतवर बनाना तो उसका जो हेड होना चाहिए वो पावरफुल होना चाहिए, और किसी इंसान को पावरफुल करने के लिए उसकी आर्मी को ताकतवर होना पड़ता है। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि किसी भी देश को ताकतवर होने के लिए उसकी आर्मी को पावरफुल होना जरूरी होता है। एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्टेड यूजुअली एज अ सिविल वॉर। अब जब कभी कभी ऐसा भी होता था तो जो आर्मी होती थी आपस में लड़ने लगती थी, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, सिविल वॉर। जब हम समझते हैं कि सिविल वॉर क्या होता है, जब एक कंट्री के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। और क्या क्या सीन था यहाँ पे और क्या क्या चला था हम लोग वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मली जो अगस्तस का टाइम पीरियड था वो शांतिपूर्ण तो रहा था, बस एक साल ऐसी थी जिसमें क्या हो गया था, इनके समय पे विद्रोह हो गया था बहुत कस के। तो वो टाइम पीरियड था 69 CE। तो ये नंबर थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। और बात करें कि जो उस समय पे क्या हुआ था कि एकदम से एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी रोम के अंदर कि बहुत भयंकर क्या हो गया था। जो थ्रोन था, जो वहाँ की गद्दी थी, उसमें एक साथ चार चार राजा बदल गए थे एक ही साल के अंदर। तो इस यहाँ पे यही सीन हो गया था यहाँ पे। द फर्स्ट टू सेंचुरीज वर द ऑन द होल फ्री फ्रॉम द सिविल वॉर in the sense relatively stable succession to the throne are based on far as possible as a family descendant either natural or adopted। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि जो राजा का बेटा था वही, जरूरी नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा ही बने, कि मतलब राजा का बेटा राजा ही बनता था। पर अगर हम लोग बात करें कि जरूरी नहीं होता था उसका वो खून ही हो, उसका बेटा अगर खून का रिश्ता ना हो तो भी वो राजा बन सकता था। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या क्या था। जो टिबेरियस थे वो उनके राजा थे, जो कि इनका राजकाल चला था 14 BC से 37 BC तक। तो मतलब 14 BC से लेकर 37 BC तक इनका राजकाल चला था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी ज़्यादा अपने एम्पायर को वास्ट नहीं किया था। और इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये थे क्या बेसिकली और कैसे कैसे थे। द सेकेंड इन द लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर वाज नॉट नेचुरल सन ऑफ अगस्टस। तो ये अगस्टस के खून के बेटे नहीं थे, इन्हें अडॉप्ट किया था उन्होंने जो अगस्टस थे। और क्या क्या था इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय ट्रेवेरियस फ्रॉम अगस्टस वाज ऑलरेडी सो वास्ट। तो यही मैंने आपको पहले बताया कि अब इनके पास इतना भयंकर साम्राज्य था कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना चाहिए हमें अपने राज्य को, जितना है उतना ही मेरे को चलाना चाहिए। तो इनका भैया सीधा सीधा सिद्धांत यही था। और जो अगस्तस का टाइम पीरियड था उसे जाना जाता है उसकी शांति के लिए। और कहीं भी, क्योंकि हमें पता था रोमन एम्पायर जैसे पढ़ाई कि हमेशा वॉर में रिलेटेड रहता था, और जो अगस्तस का टाइम पीरियड था वो बहुत शांतिपूर्वक बीता था यहाँ पे। और क्या क्या हुआ था, द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ द एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वाज अ ट्रेजन फ्रूटलेस। तो अब बेसिकली क्या हो, ऑफ टेरिटरीज अक्रॉस द यूफ्रेट्स इन द ईयर्स 113 टू 170 CE। तो अब जो इनके आने वाले वंशज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता था ट्रिवेरियस ने ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया था, पर इनके आने वाले जो पीढ़ी आने वाली मतलब वहाँ के राजा थे, जैसे कि ट्रेजन की बात करेंगे तो ट्रेजन ने क्या किया था। ट्रेजन ने जो कौन सी नदी थी, यूरोपेट्स नदी थी, उसके पार जाकर भी अपना एम्पायर एक्यूमुलेट कराया था। पर इनका जो इन्होंने जितना एक्सपेंशन किया था वो फ्रूटलेस था, क्योंकि उसको संभालने के लिए कोई था ही नहीं। जो इनके आने वाले सक्सेसर होंगे वो उसे छोड़ देंगे ऐसे ही फाजी में। वो कहेंगे हम हमारे बस में नहीं है इतना लूट पाल पाना, तो वो छोड़ देंगे। जितनी जगह ये लोग एक्यूमुलेट करेंगे ये हमारे अगले राजा। This was accomplished by observing as a whole series of dependent kingdoms into Roman provincial territory near the east was full of such kingdoms independently. Some of these kingdoms were extremely wealthy. For example, Herod's kingdom
अब बेसिकली हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ डिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि अगर हम लोग अगर आप लोगों ने मौर्यन एम्पायर पढ़ा होगा, तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि सावंत की प्रथा सुनी होगी आप लोगों ने कि सावंतवाद क्या होता था कि एक राजा है, राजा को अगर किसी भी टेरिटरी कंट्रोल करना है तो वो कुछ अपना राज्य कुछ अपने भरोसेमंद घर वालों को या फिर किसी ऐसे भरोसेमंद आदमी को दे देता था कि एक टेरिटरी दे देता था कि वो कहता था मेरे ब्याह पे आप राज करिए। तो वही डिपेंडेंट किंगडम का एक क्या होता है, क्रक्स होता है कि उससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट किंगडम होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा जो अपना टैक्सेशन का सिस्टम था, आई मीन डिपेंडेंट किंगडम का सिस्टम था, वो हम लोगों ने समझ लिया था कैसे कैसे डिपेंडेंट किंगडम थे। अगर हम लोग बात करें कि ये जो रोमन एम्पायर था उसके ईस्ट में देखा है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जो क्या क्या डिपेंडेंट किंगडम में आते थे, कि मतलब कि अब सीधा कंट्रोल नहीं था यहाँ का यहाँ पे रोम का। वो क्या करते थे, यहाँ के राजाओं से कह देते थे, यहाँ के राजा इनको अपना कर्ता धर्ता मान लेते थे, कहते थे हम आपके बिहाफ पे यहाँ पे राज कर रहे हैं। तो यही सारा सीन था। उनमें से एक हेरोल्ड किंगडम था जिनके पास बहुत वो कुछ ऐसी भी कंट्रीज, तो कुछ यहाँ पे ऐसे राज्य भी थे जहाँ पे अंधाधुन पैसा आता। जैसे उनमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया हेरोल्ड किंगडम के बारे में, जहाँ पे 5.4 मिलियन दिनारी शादी थी, और जिसका अगर हम लोग अगर आज के समय पे उसका वेट की बात करें तो 125 एक सॉरी 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड होगा, इतना उनके पास सोना आता था पर ईयर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दिनारी लिखा है, यहाँ पे दिनारी का होता था, वहाँ पे सिल्वर कॉइन होता था जो क्या करता था, इतना ग्राम सोना कंटेन करके रखता था। एक अपना एक सोने का सिक्का इतना इतना सोना कंटेन करके रखता था। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली, क्योंकि जो हमारी इटली थी बहुत समय तक क्या था कि यहाँ का इटली को क्या माना जाता था कि वो रोमन एम्पायर से थोड़ा अलग है, तो उसको नहीं माना जाता था। और बाकी जितने भी यहाँ के एरियाज थे वहाँ पे जो क्या कर लिया था, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता था रोमन एम्पायर के द्वारा। और कैसे कैसे होता था हम लोग देखते हैं, क्यों क्यों होता, कैसे कैसे ये लेते थे। तो अब यहाँ पे एक सिस्टम चलता था अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख रहे हैं अर्बनाइजेशन ऑफ एम्पायर। तो बेसिकली होता क्या था कि जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो बिजनेस क्लास के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग क्या करते थे, एक जैसे कि हम लोग आजकल कॉर्पोरेशन देख रहे हैं किसकी, जो गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट सेक्टर होती है आपस में मिलकर एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो वैसे ही उस समय पे हो रहा था कि वहाँ की जो रिच क्लास के लोग थे वो उनके लिए एक टैक्स कलेक्ट कर लेते थे और इन्हें दे देते थे। इस वजह से हम लोग समझेंगे कि जो सेनेट वगैरह होंगे तो अब राजा की जो किंग्स होंगे और जो एम्परर्स होंगे उनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी सेनेट के साथ साथ, और उन लोगों के मिडिल का जो रिच पीपल्स हैं उनके साथ बढ़ती जाएंगी, उनकी मतलब कम होती जाएंगी उनकी दूरियां और सेनेट से थोड़ी दूर होती जाएंगी। इवन की उनकी मिलिट्री में आना जाना बंद कर देंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। थोड़ा हम इसको रीड कर ले रहा है, गिवन दैट देयर इज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न sense to help them to run things. You may well ask how it is possible emperors cope with the control administration of such vast, diverse set of territories. तो यही कह रहा है कि वो कैसे, अब उनके पास इतनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी तो थी नहीं या फिर थ्योरीज तो थी नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते। पर अब अप्रोक्स 60 मिलियन लोग रहते थे और अपनी वाली सेकंड सेंचुरी, मतलब मिड सेकंड सेंचुरी के बीच में। और इसका जो आंसर था वो क्या था, अर्बनाइजेशन ऑफ एम्पायर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। व्हाट इज दिस मीन इज दैट लोकल अपर क्लासेस, तो मैंने बताया था लोकल अपर क्लासेस क्या करती थी, कोलोबरेट करती थी रोमन स्टेट के साथ, और वो क्या करती थी, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती थी। और क्या करती थी, वो उनके उनके लिए पूरा एरिया का टैक्स कलेक्ट कर लेते थे और वो राजा को दे देते थे सीधे सीधे। तो अब ये मिठाने लगेंगे, मतलब बहुत अच्छे लगने लगेंगे जो वहाँ के एम्परर्स होंगे। वो कहेंगे भैया सेनेट से तो बढ़िया यही है कि सारा सारा हमें सोना उठा के दे देते हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो यही सारा सीन चल रहा था। दे कम टू फॉर्म अ न्यू एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कमांडर्स। तो अब जो राजा होंगे, जो एम्परर्स होंगे, वो उनके साथ अच्छे संबंध बनाने लगेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से और मिलिट्री कमांडर पर्पज से। who became much more powerful than the senatorial class because they had backing of the emperors। तो अब जो अपर क्लास थी, लोकल अपर क्लास थी, वो पावरफुल होने लगी, किससे, सेनेट से भी ज्यादा पावरफुल होने लगी। क्यों? क्योंकि उनको हाथ लग गया था, उनके पीछे हाथ रख दिया था एम्परर्स ने वहां पे। एज दिस न्यू ग्रुप emerged, the
एम्परर गैलेनियस, तो जो हमारे एक एम्परर थे उसी समय के गैलेनियस, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि आप जो कि सेनेट क्लास थी उनको मना कर दिया था कि आप लोग ऑर्डर वगैरह नहीं देंगे हमारी मिलिट्री को, और क्या करेंगे इसको सेनेटर से कह दिया था, और इवन की ये भी कह दिया था कि आप मिलिट्री को ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। जैसे कि इसमें लिखा है वी आर टोल्ड दैट द गैलेनियंस फॉरबिड सेनेटर फॉर सर्विंग इन द आर्मी, तो वो लोग आर्मी के अंदर जा भी नहीं सकते थे access to in it in order to prevent control of the empire from falling into their hands। तो यही सारा सीन चल रहा था वहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे जो अपर क्लास थी वो कैसे कैसे पावरफुल हो रही थी। अब हम लोग समझेंगे कि वहाँ की जो सिटी प्लानिंग वगैरह थी और जो वहाँ की वो कैसे थे, मतलब शहर वगैरह कैसे थे रोमन एम्पायर के, वो समझेंगे। A city is an in the Roman sense was an urban center, तो अर्बन सेंटर की तरह थे, और इनका खुद का वो मजिस्ट्रेट होता था, सिटी काउंसिल होती थी हर एक टेरिटरी के अंदर। और मान चलो को एक सिटी होती थी, तो आप क्या करते थे ये लोग, एक सिटी के अंदर 4-5 गाँव रख देंगे, और जो कि जो शहर होगा वो क्या करेगा, उन आस-पास के 4-5 गाँवों को क्या करेगा, गवर्न करेगा। और इवन की बात करें कि जब 4-5 गाँव कंट्रोल करेगा, पर एक सिटी दूसरी सिटी को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। बस वो केवल गाँव उनके 4-5 गाँव थे, उन्हीं को ही क्या करते थे, कंट्रोल कर सकते थे। और हम लोग देखेंगे कि जो धीमे-धीमे जो विलेजेस थे वो धीमे-धीमे जो विलेज बहुत ज़्यादा अपग्रेड अपग्रेड हो जाते, जहाँ फैसिलिटी बढ़ जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, उनकी जो स्टेटस होता था गाँव का, वो अपडेट करके उन्हें शहर कह दिया जाता था। और usually as a mark an imperial favor or the opposition, one crucial advantage of living in cities was simply that it might be better provided during the food shortages and even famines that the countryside। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि शहरों में और गांव में रहने के फायदे हमें पता है कि अलग-अलग फायदे होते हैं, कि शहरों में फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, पर गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और वही बात यहाँ पे कही गई है कि सिटीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और इवन की बात करें कि अगर फूड शॉर्टेज भी आती थी, तो वो गाँव में जल्दी आ जाती थी, पर शहरों में बहुत देर से आती थी। और क्या-क्या सीन था वहाँ पे। और यहाँ पे पब्लिक बात की बात करें, तो जैसे कि हमें पता था कि यहाँ पे 2 हम लोग एम्पायर को कंपैरिज़न कर रहे थे, ईरान का ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। तो अब बेसिकली जो पब्लिक बात थे वो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा कॉमन पाए जाते थे। और इसी को देखते हुए जो ईरान के एम्पायर थे, और उन्होंने देखा कि अब हमें भैया ये तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, तो वो क्या करेंगे, जो ईरान के एम्पायर्स हैं वो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे रोम के एम्पायर्स को, वो अपने यहाँ भी पब्लिक बात को स्टार्ट करा देंगे। पर यहाँ के जो बड़े-बड़े प्रीस्ट वगैरह थे, तो वो उनसे नाराज़ हो जाएँगे, वो कहेंगे भैया वहाँ पे जो उनके कल्चर था, ईरान कल्चर, उसको पानी में बहुत शुद्ध चीज़, बहुत धार्मिक चीज़ मानी जाती थी। इस वजह से जो वहाँ के बड़े-बड़े जो प्रीस्ट वगैरह लोग होंगे वो उनसे नाराज़ हो जाएँगे। और हम लोग समझेंगे और क्या था, एंड अर्बन पॉपुलेशन आल्सो एन्जॉयड मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ के लोग थे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते थे। और कैसे-कैसे हमें हमें पता चलता है, और यहाँ पे एक हमें कैलेंडर मिला है जिसमें कि क्या बताया गया है, 173 दिन ये लोग क्या करते थे, शोज़ वगैरह करते थे, बहुत एन्जॉयमेंट करते थे। और ये सारा सीन था यहाँ पे हमारा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो अभी तक हमने समझा था, अब हम लोग समझ रहे थे अपना 3rd सेंचुरी में क्या-क्या क्राइसिस आए थे, हम लोग उसको देखेंगे। कि अब हमने देखा था कि हमारी 2 सेंचुरी तक यहाँ पे जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर जैसे 3rd सेंचुरी स्टार्ट होगी, तो अब धीमे-धीमे जो रोमन एम्पायर था वहाँ पे क्या होने लगे, बहुत बड़े-बड़े अटैक्स होने लगेंगे। इवन कि एक साथ बहुत सारी जो ट्राइब्स वगैरह थी, या फिर बात करें दूसरे-दूसरे किंगडम थे, एक साथ अटैक्स कर देंगे, और इनके ऊपर क्या हो जाएगा, एकदम से इनका पतन होने लगेगा। ये अपनी बहुत सारी टेरिटरीज़ को हार देंगे। तो यही इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। 3rd सेंचुरी में यही क्राइसिस आई थी। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा रीड कर ले रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सेंचुरी was a large period of a time prosperity and economic expansion, the 3rd century brought up the first major sign of internal strains। तो अब जैसा कि हमने पता था कि जो फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी थी, उसके अंदर कैसे-कैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ बढ़ रही थी, पीस था और सब कुछ था। पर 3rd सेंचुरी जैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। From the 213th century, the empire found itself fighting on a several
फ्रंट साइमल्टेनियसली, एक साथ कई जगह पे एक समय पे अलग अलग जगह पे युद्ध लड़ना पड़ा था इनको। एंड ईरान a new and more aggressive dynasty emerged in 225, they called themselves Sassanians। तो अब बेसिकली जो ईरान था, वहां पे एक नई डायनेस्टी उदय हो रहा था जिसका नाम था ससेनियंस। इन्होंने 15 साल के अंदर अपने आप को इतनी तरीके से डेवलप कर लिया, और यूफ्रेट्स नदी थी उसके पास पार में जाकर वहां पे जो इनके रोमन एम्पायर था उसको हराने की कोशिश करने लगे। और वहां पे एक बहुत फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें शाहपुर में। तो अब यहाँ पे क्या में लिखा गया है कि इन्होंने क्या रोमन एम्पायर की कम से कम 60,000 की आर्मी को हरा दिया था, और वहाँ का जो ईस्टर्न कैपिटल एनोच था उसे कब्जे में कर लिया था। और हम लोग देखेंगे कैसे कैसे अब जो रोमन एम्पायर था धीमे धीमे डिक्लाइन होने पे लगा था, धीमे धीमे। Meanwhile, a whole series of Germanic tribes, or rather tribal confederacies, most notably Alemannies, the Franks, and the Goths, began to move against the Rhine and the Danube frontiers as the whole period from the 233 to 280 saw repeated invasions। तो बेसिकली हम यही समझ रहे थे कि जर्मेनिक ट्राइब सी इवन की बात करें कि और भी फ्रैंक्स या गॉथ्स हुए, ये एक साल के अंदर इन्होंने इतने सारे रिपीटेड इन्वेजन कर दिए थे, मतलब बहुत सारे अटैक कर रहे थे लगातार बिना रुके, कि अब ये समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही एक रुकता दूसरा अटैक करता, दूसरा रुकता तो तीसरा अटैक कर देता। तो ऐसे ऐसे सीन चल रहा था यहाँ पे। और जो रोमन थे उन्होंने बहुत सी अपनी जो टेरिटरीज थी डॉनबे, जो उनकी रिवर थी, रिवर के पास में, वो सबकी सब खो दी थी। और इस पीरियड में जो लोग उनको अटैक कर रहे थे उन्हें क्या ये लोग रोमन्स के कह के बुलाते थे बारबेरियंस। तो बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। जैसे कि हमें पता है कि जो इंडियंस थे, जो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को बारबेरियन कहते थे, क्योंकि उनके नज़र में जो इंडियंस थे वो जंगली थे। उनका कहने का मतलब यही था कि हम लोग असभ्य हैं। तो वैसे ही जो रोमन थे वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के ट्राइब्स को क्या कहते थे, बारबेरियन कहते थे। और इस वजह से जो रोमन एम्पायर था वो बहुत बहुत उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। और हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 47 साल के समय में अप्रॉक्स 25 एम्परर्स को बदल दिया गया था इतनी जल्दी। ये बहुत बड़ा नंबर था। 47 साल में एक आदमी मरता है, यहाँ पर 25 एम्परर बदल गए थे वहाँ के। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जेंडर, लिटरेसी और कल्चर वगैरह कैसा का सीन था वहाँ पे, हम उसको अच्छी तरीके से समझेंगे अब। तो अब हम लोग समझेंगे कि जेंडर, लिटरेसी और कल्चर कैसा कैसा था अपने रोमन एम्पायर के अंदर। तो हम लोग देखते थे कि यहाँ पे बेसिकली क्या होती थी, मॉडर्न फीचर दिखते हैं कुछ सोसाइटी के। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं अमेरिका में कि एक बच्चा होता है जब 18 साल का हो जाता था, तो बड़े होने के बाद वो अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगता है। तो वैसे ही सीन यहाँ पे दिखता है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा, पहले रीडिंग कर लेंगे। वन ऑफ द modern feature of the Roman society was the widespread, um, widespread prevalence of the nuclear family। nuclear family पाई जाती थी। adult son did not live with their families। तो यहाँ पे जो families के जो adult sons होते थे वो family के साथ नहीं रहते थे। It was exceptional for adult brother to share common household। even की बात करें कि जो उनके भाई वगैरह भी होते थे तो साथ में नहीं रहते थे, कभी भी भाई अपने साथ साथ नहीं रहते थे। On the other hand, slaves were introduced in the family as a common understood this। तो बेसिकली क्या होते थे, स्लेव्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे इस समय पे। बाय द लेट रिपब्लिक, द फर्स्ट सेंचुरी BC, द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज was one where the wife was not transferred to her husband authority but retained full right in the property of her native family। तो बेसिकली बात कर रहे हैं मायके की। तो बेसिकली बात किया जाए तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि नॉर्मली यही कहा जाता है कि एक लड़की की शादी के बाद उसके पति का, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सारा अधिकार होता है। और इस जो रोमन एम्पायर की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता था। मान चलिए कि अगर कुछ भी हो जाए, उसके कोई लड़की है, लड़की की शादी लड़के के साथ हो गई, अब उसके जो लड़की के पेरेंट्स हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो लड़की के पति के पास नहीं रहेगी, लड़की के पास ही रहेगी। तो हम लोग देख सकते थे कि जो लड़की के प्रॉपर्टी राइट्स थे वो लड़की को मिलेंगे, ना कि उसके पति को मिलेंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, while the woman's dowry went to the husband for duration the marriage, the woman remained a primary
the hire of the her father and become independent property owner on her father's death. Thus, the Roman Empire enjoyed considerable legal rights in owning the मैनेजिंग प्रॉपर्टीज। तो वही मैंने बताया जैसा कि क्या होता था, जो जैसे मैंने प्रॉपर्टी का सिस्टम बताया कि कैसे कैसे उस समय सीन चल रहा था कि जो प्रॉपर्टी थी वो लड़की के पास ही रहती थी उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद भी, और उसको लीगल राइट्स मिले हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी मॉडर्निस्टिक फीचर्स दिख रहे हैं हमें रोमन एम्पायर में। और हम लोग देखेंगे और क्या क्या सीन था। इन अदर वर्ड्स, इन लॉ मैरिज कपल वाज नॉट वन फाइनेंशियल एंटिटी but two, and wife enjoyed complete legal independence. Divorce was relatively easy and needed more than the notice intent to dissolve the marriages by the either husband or wife। तो बेसिकली हम जैसे कि अगर हम लोग अगर मॉडर्न टाइम्स में भी देखें तो इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं थी औरतों के पास कि उस समय पे क्या होता था, अगर किसी को भी डिवोर्स वगैरह चाहिए हो, अगर औरत को भी डिवोर्स चाहिए तो वो सीधे आके पिटिशन फाइल सॉरी डिवोर्स ले सकती थी, मैं पिटिशन कह रहा था। तो डिवोर्स वगैरह ले सकती थी। तो दोनों में से कोई भी चला जाए, कोई भी दिक्कत नहीं थी। हस्बैंड लेना चाहे तो हस्बैंड ले सकता था और जो फीमेल लेना चाहे तो फीमेल ले सकती थी। पर हम लोग ऐसा, अगर मॉडर्न टाइम्स की बात भी करें तो मॉडर्न टाइम्स में हमारी सोसाइटी इतनी डिजिट हो गई थी या यूरोपियन सोसाइटी इतनी डिजिट थी कि वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता था, पर उस समय पर ऐसा चलता था। ऑन द अदर हैंड वेयर एज मेल मैरिड इन द लेट टीन्स। तो बेसिकली बात किया, जो मेल्स थे वो काफ़ी उम्र के बाद शादी करते थे, 25-28 साल की उम्र में, मतलब अर्ली 80 28-30 साल का आदमी था तब शादी करता था। सो देयर वाज अ एज गैप between husband and wife that would be encouraged। Certainly in equality marriage was generally arranged in there, no doubt that women were subjected to dominated by the husband। तो बेसिकली उनके साथ थोड़ी मारा कुटी भी होती थी, मतलब अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते थे। और जो लड़कियों की एज रहती थी वो थोड़ी कमी रहती थी, पर जो लड़कों की एज थी वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी। पर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी मॉडर्निस्टिक फीचर दिख रहे थे, पर यहाँ पे औरतों की कंडीशन भी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट थे और औरतों को घरेलू हिंसा जैसे केस देखने को मिलते रहते थे हमें यहाँ पे। और क्या क्या सीन थे यहाँ पे हम लोग बहुत समझते हैं। फाइनली फादर हैड substantial legal control of their children, sometimes a shocking degree, for example a legal power of the life and death in exposing unwanted children by leaving them and out in the cold or to die। What about literacy? It is certainly the rates casual literary varied greatly between different parts of the empire। For example, in Pompeii, which was buried in a volcanic eruption in 79 CE, there is strong evidence of widespread casual literacy. Wall of the main streets of the Pompeii often carried advertisement or and graffiti were found all over the city। तो अब यहाँ पे कैसे कैसे सीन चल रहे थे, यहाँ पे लिटरेसी रेट कैसा था, अब हम लोग वो अच्छी तरीके से समझते हैं इसमें। तो ये वाले आर्टिकल में हमने यही समझा था कि जो इस वाले टॉपिक में हमने यही समझा था कि कैसे कैसे वहाँ पे जो अगर हम लोग देख रहे थे मॉडर्निस्टिक फीचर देख रहे थे हमें सोसाइटी के अंदर कि जो औरतों के साथ अच्छा बिहेव होता था, पर हमेशा ही ऐसा नहीं होता था। अब क्या हम लोग बात करें कि औरतों की, कि औरतें यहाँ पे अभी भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, क्योंकि जो औरतें थी वो अभी प्रॉपर्टी थी अपने फादर, और उसके बाद जैसी शादी हो जाती थी अपने पति की प्रॉपर्टी बन जाती थी। और हम लोग वहाँ पे लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि अगर अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया के कई पार्ट जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार या कुछ ऐसे स्टेट ले लें, कि अगर हम लोग अलग अलग स्टेट ले लें तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सब जगह लिटरेसी रेट एक ही जैसा हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिटरेसी रेट होते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी था, यहाँ पे जैसे कि पॉम्पी नाम का एक शहर था जो बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन में वरीड हो गया था, पर यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले थे कि यहाँ पे लिटरेसी वगैरह को फॉलो किया जाता था, मतलब पढ़ाई लिखाई कैजुअल डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। और यहाँ पे हमें एक एडवर्टाइजमेंट मिले, ग्रेफिटी मिली है। ग्रेफिटी बेसिकली आप लोगों ने पता होगा कि जो अमेरिका में ड्राइंग वाइंग बनाते हैं दीवारों पर, उन्हें ग्रेफिटी कहते हैं। तो ऐसी वहाँ पे शहर में ग्रेफिटी मिली है, और उसमें क्या लिखा था हम लोग वो समझते हैं। और वहाँ पे ग्रेफिटी मिली थी, उसमें क्या लिखा था, बेसिकली ये लिखा था वॉल। जो ग्रेफिटी मिली थी उसमें क्या लिखा था, वो काफ़ी फनी चीज़ लिखी थी उस ग्रेफिटी में। Wall, I admire you for not collapsing in ruins when you were supposed to much boring writing on it। तो बेसिकली जो दीवार है उससे कहा जा रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम पे तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुम टूट के गिरी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतनी बोरिंग बोरिंग चीज़ लिखी है। तो ये कुछ ग्राफिटीज वगैरह थी जो वहाँ पे मिलती थी हमें। और क्या क्या सीन चल रहा था वहाँ पे। By contrast, in Egypt, where hundreds of papyrus survives, here literacy
literacy was certainly more among the certain categories such as soldiers, army officers and estate manager. तो अब बेसिकली बात करेंगे कि यहाँ के जो बड़े लोग, बड़े अधिकारी लोग होंगे या फिर आर्मी के सोल्जर्स होंगे, जो पैसे वाले होंगे बेसिकली, उनके बीच में हमें क्या मिलेंगे, जैसे कि उनके बीच में हमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे। अगर बेसिकली बात किया जाए तो सोसाइटी के अंदर जो लोग ज़्यादा पैसे वाले अमीर होते हैं या रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो आराम से पढ़ ही लेते हैं, पर गरीब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। The style of the dress and costume, the food people ate, their forms of social organization, tribal, non-tribal, even the pattern settled armies was the dominated language groups near east, at least west of the Euphrates. Cosmetic were spoken in Egypt, Punic and Berber in North Africa, Catholic in Spain and Northwest. तो अब हम इसको, इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो मुझसे मुझे लग रहा है थोड़ी यहाँ पे थोड़ी फॉल्ट हो गई कि मैंने यहाँ से स्लाइड थोड़ी हटा दी है। तो उसमें बेसिकली लिखा यही था कि यहाँ पे जो हम लोग आई मीन कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा तरीके से देखी जा सकती थी। जो बस यही वाला जो पोर्शन था मैंने इसमें अपने स्लाइड्स में से हटा दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उससे थोड़ी गलती हुई ये पीपीटी बनाते समय। और उसी में यही लिखा था कि जो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा थी। कैसे कैसे डाइवर्सिटी थी हम लोग वो समझ ले रहे हैं, क्योंकि वाला पार्ट थोड़ा अलग हो गया है यहाँ से। द स्टाइल ऑफ ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स, द फूड पीपल एट, द फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अलग अलग लोग रहते थे, तो यहाँ अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे, ट्राइबल्स रहते थे, नॉन ट्राइबल रहते थे, अलग अलग पैटर्न दिखते थे। और जो अर्मेनिक थी यहाँ की डोमिनेटेड लैंग्वेज थी, यहाँ पे कहाँ पे, ईस्ट में, और वेस्ट में यूफ्रेट्स नदी के पास में कॉपेटिक बोली जाती थी इजिप्ट के अंदर, और प्यूनिक एंड बार्बरिक बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका में, और कैलिथिक बोली जाती थी स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट के अंदर। और इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक एक्सपेंशन की। इकोनॉमिक एक्सपेंशन यहाँ पे कैसे कैसे बढ़ रहा था, कैसे कैसे यहाँ पे इकोनॉमी वर्क कर रही थी, हम लोग अब वो देखेंगे इसमें। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसा होता था। तो द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर, माइंस, क्वेरीज, brickyards, olive oil factories, etc. Wheat, wines, and olive oil were traded and consumed in a huge quantity, and they came mainly from Spain, the Gallic province, North Africa, Egypt, and to lesser extent Italy was conditioned with the west for these crops. तो बेसिकली यही पे लिखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी माइंस, क्वेरीज, ब्रिक्स यार्ड, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज थी, और वीट्स, वाइन्स का प्रोडक्शन भी होता था, और कंज्यूम भी करते थे ये लोग बहुत सारी चीज़ें, और एक्सपोर्ट भी करते थे अलग अलग जगह पे। और ये आता कहाँ से था, स्पेन से आता था, गैलिक प्रोविंस से आता था, नॉर्थ अफ्रीका से आता था, इजिप्ट से आता था, ऐसी ऐसी कंट्रीज से ये इनकी जो माल वगैरह था वो सारा सारा आता था। और क्या होता, और हमें जैसे कि बात करें कि लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल, अब हमें पता है कि लिक्विड को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हाथ में ले कर नहीं सकते हैं, या फिर थोड़ी छोटी छोटी मात्रा में तो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए बड़े कंटेनर्स वगैरह लगेंगे। तो हमें वो बड़े कंटेनर्स मिले हैं कहाँ पे, कि जिससे ट्रांसपोर्ट करते थे, उनके नाम थे एम्फोरेज। तो अब इन्हीं कंटेनर में वो क्या करते थे, लार्ज अमाउंट में यही वाइन वगैरह या फिर चीज़ें भर के ले जाते थे। और ये वहाँ पे कम से कम 50 मिलियन वेसल्स वहाँ पे मिले हैं हमें, कहाँ पे, रोम में मिले हैं यहाँ पे। तो यही लिखा गया है, द फ्रेगमेंट एंड शेयर्ड ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज सर्वाइवर्स मोंटे Testico in Rome. It is said contained remnant of over 50 million vessels, and it been possible for archaeologists for reconstructing the precise shape of these containers. The Spanish olive oil of this period was mainly carried in container called ड्रेजल 20। इन जो कंटेनर की बात चल रही है तो इन्हें ड्रेजल 20 कहा गया था। अब हम लोग समझेंगे ड्रेजल कौन था। एक ड्रेजल एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इन्हें पहली बार डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इसका नाम लिख दिया गया था। Drizzle 20 are widely scattered across side the Mediterranean, and this suggested that Spanish olive circulated widely indeed। तो बेसिकली जो हमें पता चला था कि जो इनका ऑलिव ऑयल था वो अलग अलग कंट्रीज में क्या होता था, इंपोर्ट वगैरह करवाते थे लोग। और क्या क्या सीन था यहाँ पे, द एम्परर इंक्लूड मैनी रीजन्स दैट हैड अ रेपुटेशन फॉर exceptionally fertility, Campania in Italy, Scilly, the Famian in Egypt, Gallia, Belgium,
Belgium, Tunisia, Southern Gaul called Gallia, Navosius, and Vegeta, South Spain were all among the white dense settled wealthiest part of the empire. तो ये मैंने जो कुछ नाम बताया यहाँ के सबसे अमीर एम्पायर में से एक थे. According to the writer like Strabo and Plenty, we should also be careful not imagine. तो अब इनके जो यहाँ के राइटर्स वगैरह हैं तो वो कह रहा है कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये क्या है, ये एंशियंट वर्ल्ड के लोग थे तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी. तो यही कहना चाह रहा है, वी शुड बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन दैट बिकॉज दे वर एंशियंट वर्ल्ड द फॉर्म ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ नेसेसरी बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव. तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनकी जो लाइफ थी, इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी. On the contrary, defied application of water power around material as well as the advance in the water power milling and technology, the use of hydraulic mining techniques in the Spanish gold and silver mines, and gigantic industries scale on which those mines were worked in the first and second century. तो बेसिकली इनके जो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स मिली हैं, टेक्नोलॉजीज मिली हैं, यहाँ पे बहुत एडवांस मशीनिक सिस्टम मिला है जो हाइड्रो पावर पर वर्क करता था, और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं कि हमें पता है कि जिसको हम लोग अब 18 19 सेंचुरी के बाद भी यूज़ करने लगे, कितना हज़ार साल पहले कितनी ज़्यादा एडवांस थे ये लोग. तो ये सब चीज़ें मिलती हैं with a level of output that would not be reached again till 19th century. 19th century तक हम लोग इसके बराबर पहुंच ही नहीं पाए. Some 17 years later, the existence of well organized commercial banking. तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही थी यहाँ पे. पर यहाँ पे एक दिक्कत थी लेबर, और लेबर से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज रहते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्लेवरी थी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी. तो अब हम लोग बात करेंगे स्लेव्स के बारे में. तो अब कंट्रोलिंग वर्कर के बारे में हम लोग देखते हैं. स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशनली डीपली रूटेड इन एंशिएंट वर्ल्ड. तो बेसिकली हम लोग बात करें कि जो कि स्लेवरी थी वो बहुत सालों तक, अगर इंडिया की बात भी करें या दूसरे वर्ल्ड, यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, हर जगह स्लेवरी कॉमन ही थी. अगर जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अब्राहम लिंकन ने इसको इलीगल करार दिया था, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी थी. और बात करें तो स्लेवरी बहुत हज़ारों सालों से मतलब की जा रही थी हमारे सोसाइटी के अंदर. ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात करें तो स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशनली डीपली रूटेड इन एंशिएंट वर्ल्ड बोथ इन मेडिटेरियन एंड इन द नियर ईस्ट एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी. तो क्रिश्चियनिटी भी इसको अपोज नहीं करती थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को भी स्टेट रिलीजन बना दिया गया था व्हेन इट वाज इमर्ज एंड ट्रम्पेटेड एज अ स्टेट रिलीजन इन द फोर्थ सेंचुरी सीरियसली चैलेंज्ड दिस इंस्टीट्यूशन. Or the supply of the slaves intended to decline, and the users of the slave labor thus turned either slave breeding or cheaper substitute such as wage worker, which was more easily dispensable. तो इसलिए बात यही हो रही थी, समय के साथ साथ क्या हो रहा था, जो स्लेव की जो सप्लाई थी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, और क्या कर रहे थे लोग, कह रहे थे कि भैया फालतू में लेबर इसको अपने गुलामों को पालो, उनको पैसा दो, सब कुछ करो, इससे बढ़िया किसी को कुछ पैसे दे दो और उससे अपना काम करवा लो. सीधी सीधी बात यही थी और कुछ नहीं है इसमें. तो अब हम लोग समझेंगे कि उस समय के लोग जो थे वो स्लेव्स के बारे में क्या कहते थे. उस समय के एक राइटर वगैरह हैं, तो उनका नाम कुलूमिला है. फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन. तो ये साउथ ऑफ स्पेन से आए थे. इन्होंने कहा था कि जो लैंड ओनर्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, should keep a reserve stock of implementation and tools twice as many as they needed, so the production could be continued. तो इनके कहने का मतलब ये था कि जो अगर हमें कोई सी अपने स्लेव से कोई काम करवाना हो तो हमें कुछ उन्हें एक्स्ट्रा टूल दे के रखने चाहिए, जिससे कि अगर उन्हें कभी भी टूल्स की जरूरत पड़ जाए तो वो हल्के स्टॉक में रहे, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, हम और हमारा जो स्लेव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे. और इन्होंने क्या कहा था, कुलूमिला रिकमेंडेड स्क्वाड ऑफ 10. तो इन्होंने कहा था कि ग्रुप होने के जो ग्रुप बना दीजिए, जो स्लेव्स हैं उनको ग्रुप बना दिए, और इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई ग्रुप काम चोर है तो हमें सीधे तरीके से पता चल जाएगा, तो हमें सारे स्लेव्स को कोई सजा नहीं देनी पड़ेगी, सीधे सीधे जो काम चोर है उसको ही हम मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं. Pliny the Elder, the author of a famous natural history, condemned the use of slave
गैंग्स एज द होस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। तो उस समय के कुछ ऑथर्स वगैरह भी थे, तो उन्होंने भी कहा है कि जो और जो आई मीन जो स्लेव्स हैं उनको रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चा होते हैं और क्या खर्चा भी होता है, और उन्हें हमेशा बांध के रखना पड़ता था और बहुत सारी देख रेख चाहिए पड़ती थी। इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा उनको केयर करनी पड़ती थी, इस वजह से उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पास सारे राइटर्स का कहना था। अगेन वी शुड बी केयरफुल नॉट बी conclude that the bulk of labor was considered in these days. The late 5th century emperor Asterius built the eastern frontier city of the Dara in less than 3 weeks। तो बेसिकली बात यही चल रही है कि वहाँ के जो सभी वर्कर्स थे, आई मीन सभी सभी इंसानों को वर्कर की तरह, मतलब लेबर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, स्लेव की तरह, कि उन्हें हमेशा ही सजा देके किया, मतलब सजा देके काम कराया जाता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक किसी राजा को दारा नाम की शहर बनवाना होगा, तो उसने 3 हफ्तों के अंदर एक शहर बनवा लिया था, और उसने अपने जो लेबर्स थे उन्हें बहुत सारा क्या दिया था, बहुत सारे हाई वेजेस दिए थे, बहुत सारा पैसा दिया था। और अब हम लोग समझेंगे इसकी हायरार्की क्या थी वहाँ पे, सोशल ग्रुप्स कैसे थे उनके एम्पायर में, अर्ली एम्पायर में। टेट्राड्रस डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलो। तो यहाँ पे जो क्या सोशल क्लास थी वो कैसी कैसी थी, सबसे पहले थे सेनेटर्स, फिर थे इक्विटीज, फिर थे मिडिल क्लास, फिर थे मिलिट्रीज, फिर थे स्लेव्स। तो ये उनकी सोशल क्लास थी, और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सीन है वहाँ पे। द इक्विटीज, तो इक्विटीज के बारे में हम लोग समझते हैं कि इक्विटीज थे कौन। बेसिकली ये नाइट्स और हॉर्समैन थे जो घोड़ाबाजी करना जानते थे। अब ये सेकंड मोस्ट क्लास, मतलब काफी अमीर लोग थे, सीधी सीधी बात थी, और दूसरे नंबर के मोस्ट पावरफुल और पैसे वाले लोग थे। और ये क्या करते थे, ये इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, और ये क्या करते थे, घोड़ेबाजी करते थे, और इनके नाम और ये करते थे, लैंड ओनर्स होते थे, और सेनेटर के बाद इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर रहती थी, और ये काम बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते थे। बाय द लेट एम्पायर्स विच स्टार्ट द रीजन ऑफ द कंटेस्टाइन फर्स्ट in the early part of the 4th century, the first two groups mentioned by the Tetris, the senators and the equities, had merged into unified expanded aristocracy. At least half of the all families were African Eastern origin। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से डिटेल से समझते हैं इसको हिंदी में कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो यही सब हमने सीन पढ़ा कि जो इक्विटी थे वो क्या थे, नाइट्समैन थे, और ये ज़्यादा पावरफुल थे, ये सेनेटर्स के बराबर आ गए थे। और कभी कभी इन्हें साथ में एरिस्टोक्रेसी भी कह दिया जाता था। और हम लोग समझते हैं कि ह्यूमैनिटीज कौन थे, सॉरी मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास कौन थी। तो अगर हम लोग बात करें कि मिडिल क्लास के अंदर आते थे, कि जैसे कि आज के समय में जो मिडिल क्लास होते हैं, जैसे कि जिनके पास कुछ कुछ इनके ऐसे इतने गरीब भी नहीं है, इतने अमीर भी नहीं है, कि खाने की बांधे भी हैं, और इतने अमीर भी नहीं है कि हज़ारों रुपए की संपत्ति उनके पास डली है। तो बेसिकली जैसा आज चल रहा है वैसे ही उस समय भी चलता था। और क्या सीन था, अब हम लोग बात करेंगे लेट एंटिक्विटी के बारे में। और हमने यहाँ पे शायद एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे, और ये मैंने स्लाइड यहाँ पे शायद मिसिंग कर दी यहाँ पे, कि मैंने ह्यूमिलेट्स के बारे में नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में बता दूँ। यहाँ पे ह्यूमिलेट्स लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आई थिंक स्लाइड्स में नहीं डाला, तो मैं बता दे रहा पहले आपको। तो हम लोग पहले इसकी सोशल हायरार्की को समझ ले रहे हैं। तो हमने पता था जो सेनेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, रिच क्लास थे। इक्विटी भी, हॉर्समैन थे, जो भी क्या थे वो सेनेटर्स के बराबर ही थे। और मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास वो थे जो कि जिनके पास इतना ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, थोड़े बहुत ठीक ठाक लोग थे। और ह्यूमैनिटीज़ की बात किया तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता था, कुछ लोग ऐसे थे जो, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब होता है थोड़े लोअर क्लास के लोग, तो इनके पास ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं होता था, थोड़ा बहुत ही काम करते थे, माइंस वगैरह में काम करते रहते, तो ऐसे लोग हुआ करते थे मिलिट्री से। और स्लेव्स की बात तो करें, स्लेव्स के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ही लिया अपने चैप्टर्स में। और क्या क्या सीन था, हमारे ख्याल से मैंने ह्यूमैनिटीज़ वाला डाला नहीं है शायद इसमें स्लाइड, तो आप लोग समझ लेना ऐसे ही थोड़ा, मैंने बता तो दिया ही वैसे भी। हम लोग समझेंगे लेट एंटिक्विटी के बारे में कि लेट एंटिक्विटी में बेसिकली चल क्या रहा था, हम लोग उसके बारे में समझते हैं।
तो अब हम लोग समझेंगे लेट एंटिक्विटी के बारे में। तो लेट एंटिक्विटी बेसिकली हमने पहले कहा था कि हम लोगों ने जो रोमन एम्पायर था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला 3 सेंचुरी से पहले वो अर्ली रोमन एम्पायर था, जो लेट 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में होगा, उसे लेट एंटिक्विटी कहते हैं। तो जैसे कि यहीं पे लिखा है, लेट एंटिक्विटी इज द टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द final fascinating period in evolution and break of the Roman Empire, referred the broadly at the 4th to the 7th century। 4th century से लेके 7th century के बीच में जो रोमन एम्पायर था उसकी स्थिति क्या थी। एट अ कल्चरल लेवल द पीरियड फॉर मोमेंटस डेवलपमेंट इन रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजियस लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने एवोल्यूशन देखे। द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन। जो कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी थी उसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया यहाँ का। और इस समय पे क्या होने लगा था, जो 7th सेंचुरी में जो इस्लाम था वो भी बहुत अच्छी तरीके से राइज होने लगा था। और क्या क्या सीन था यहाँ पे। और एक वहाँ के जो डायोक्लिटियस राजा थे, अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने ओवर एक्सपेंशन की वजह से जो रोमन एम्पायर था उसके जो बहुत सारे क्या कर रहे थे, अपने एरियाज को कट डाउन कर रहे थे, इससे कि अब इतना सारा एरिया जो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो जहाँ पे जैसा पैसा कम मिल रहा था उस एरिया को हटाते जा रहे थे। और इन्होंने ये जो डिकोलाइंट है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा है जी, अपनी मिलिट्री की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाते थे। इन्होंने बहुत सारी अपने महलों को फोर्टिफाइड कराया और बहुत सारी मतलब मिलिट्री की वजह से जाने जाते थे। इन्होंने बाउंड्रीज बनाई, बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारी मिलिट्री कमांडर्स को बहुत सारी मतलब पावरफुल बनाया एक तरीके से कहा जाए तो। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटेस्टाइन के बारे में। कंटेस्टाइन तो ये कंटेस्टाइन जाने जाते हैं अपने पैसों की वजह से, क्योंकि इनके समय में जैसे कि हमने देखा था जो ड्यूक कैलेंड्रीज थे, ये अपने मिलिट्री की वजह से जाने जाते थे, और जो कंटेस्टाइन थे ये अपने पैसों की वजह से जाने जाते थे। इनके राजकाल में जो रूलिंग एलाइड पावरफुल लोग थे वो और ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए थे। और जो ट्रेडिशन फिर क्या हुआ था इसके बाद, ट्रेडिशनल लैंग्वेज रिलीजन कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड both Greek and Roman had been polytheist, that is involve multiplicity of the cults that include Roman Italian gods। तो यहाँ इस समय के लोग अलग अलग भगवानों को मानते थे, जैसे कि क्या इटैलिक और रोमन गॉड्स को मानते थे, जैसे कि जुपिटर, जुनो, मिनर्वा, मार्स, और इनको जाने जाते थे। और बहुत से लोग बहुत से टेम्पल्स में जाके इनकी पूजा की जाती थी। और क्या क्या सीन था यहाँ पे, हमारी ये लाइट स्लाइड है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हम लोग वो देखते हैं। अदर ग्रेट रिलीजन ट्रेडिशन इन द एम्पायर वाज जुडिज्म, बट जुडिज्म नॉट द मोनोलिथ आइदर, दैट देयर इज अ ग्रेट आइडियल डाइवर्सिटी विद इन द ज्यूज कम्युनिटी द लेट एंटिक्विटी। थस द क्रिश्चियनिटी ऑफ एम्पायर द 4th-5th सेंचुरी वाज ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पॉलिटिज्म नॉट एट दिस अपीयर तो ओवरनाइट। तो बेसिकली बात किया जाए तो यहाँ पे पॉलिटिज्म मतलब अलग अलग भगवानों, पॉलिटिज्म मतलब होता है अलग अलग भगवानों को पूजना। तो एक रात में ये गायब नहीं हो गई थी, और धीमे धीमे जो क्रिश्चियनिटी की प्रोसेस थी वो धीमे धीमे चल रही थी यहाँ पे। और बात करें द एक्सपेंशन ऑफ द इस्लाम फ्रॉम द बिगिनिंग इन अरेबिक, इट्स कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। तो इस्लाम भी बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व कर रहा था, और यही सारा सीन था। और यहाँ हमारा चैप्टर 11 का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म होता है, और यहीं पे हमारा सफ़र भी खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में।